हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। तो आज फिर हम बीटीसी यानी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो लेकर के आए हुए हैं। आज हम सामाजिक विषय में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाने से पहले आप लोगों को मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अगर ये जानकारी नहीं है तो आपको मौर्य साम्राज्य बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप पूरा समझना चाहते हैं तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य के पहले क्या था, उसके बाद कब मौर्य साम्राज्य आया, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में अगर जानकारी होगी तो मौर्य साम्राज्य हमें समझ में आएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो देखिए, एक मेरे पास छोटी सी ट्रिक है जिसमें लिखते हैं हसीन मशूक शाह। तो देखिए, हसीन मशूक शाह से हम पढ़ेंगे तो इससे हमें याद रहेगा कौन सा जो है साम्राज्य कब आया। अगर देखें, सबसे पहले तो हा से हर्यक वंश आया। सबसे पहले कौन आया? हा से हर्यक वंश। सा से जो है शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश। ठीक है। और ना से नंद वंश। मा से मौर्य वंश। फिर इसके बाद शुंग वंश, कुषाण वंश और सातवाहन वंश, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले बताना चाहेंगे हर्यक वंश। तो हर्यक वंश जो सबसे पहला इतिहास का वंश माना जाता है। इस अगर हर्यक की बात करें तो इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो इस वंश को बनाने वाला था बिंबिसार। ध्यान रखिएगा, क्या मैंने बताया? बिंबिसार, बिंदुसार नहीं। तो इसका क्या नाम है? बिंबिसार। ठीक है। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का जो पुत्र था उसका नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन। तो देखिए, इनके मध्य हमने पहले भी बताया है, पहले वीडियो जो बना चुके हैं उसमें बताया था मैंने कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदयन ने। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, यानी पिता की हत्या करने वाले थे और राजगद्दी पर बैठ जाते थे। फिर इसके बाद आया कौन? नागदशक। नागदशक एक अच्छा शासक नहीं था। नागदशक ये उदयन का पुत्र था। इसने क्या अपने पिता की हत्या की? नहीं की। यानी अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया और उदयन ने अजातशत्रु को। तो इन्हें पितृहंता वंश कहते हैं। तो हमने ये भी पढ़ाया था कि सबसे पहले जो बौद्ध संगीति का आयोजन किसने कराया था? तो अजातशत्रु ने कराया था। सबसे पहले बौद्ध संगीति किसने कराई? अजातशत्रु ने। फिर देखिए, नागदशक के बाद एक इसका जो क्या कहते हैं मंत्री था, यानी सेनापति जिसको कहते हैं, वो शिशुनाग था। क्या नाम था? शिशुनाग। नागदशक का सेनापति कौन था? शिशुनाग। इसका नाम था शिशुनाग। और इसने क्या की? नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। देखिए, मैंने हर्यक वंश कहां खत्म हो गया? नागदशक तक हर्यक वंश खत्म। अब शिशुनाग वंश शुरू हो गया। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने। ये कौन था? ये नागदशक का सेनापति था। इसके बाद क्या हुआ? जब शिशुनाग वंश चला तो इसके बाद शिशुनाग कोई अच्छा राजा नहीं था। इसके बाद एक नया राजा आया, कालाशोक, सबसे योग्य राजा। वो इतने काला था कि वो अंधेरे रात में जाकर के खड़ा हो जाता था, किसी को पता नहीं चलता था। सिर्फ उसका एक सोने का दांत था जिसके माध्यम से उसको रात में पहचाना जा सकता था। ठीक है। तो इसके बाद कौन आया? कालाशोक। और कालाशोक ने जो है दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। ये कहां पर? वैशाली में। ये हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद तीसरा जो आया कालाशोक के बाद नंदीवर्मन, जो शिशुनाग वंश का जो है आखिरी शासक था। नंदीवर्मन कौन था? शिशुनाग वंश का आखिरी शासक था। तो इसका एक सेनापति था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था महापद्म नंद। और उस महापद्म नंद ने जो है क्या किया? यहां पर नंदीवर्मन की हत्या करके खुद राजा बन गया। और महापद्म नंद जो था एक शूद्र जाति का था। किस जाति का था? शूद्र जाति का था। और वो चाहता था कि इस पृथ्वी से सभी राजाओं का अंत करके, क्षत्रियों का अंत करके, वो उसने क्या किया? लगभग सभी क्षत्रियों को मारने का ठान लिया और मार करके सभी को एक छत्रहंतक की उपाधि धारण कर ली। तो छत्रहंतक की उपाधि किसने धारण की? महापद्म नंद ने। क्योंकि वो कह रहा था कि शूद्र ही राजा बनेगा, कोई भी क्षत्रिय राजा नहीं बनेगा। अभी वो सभी क्षत्रियों को मार करके सर्व छत्रांतक की उपाधि उसने धारण की और एक राट यानी एक राजा की उपाधि धारण कर ली। तो आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने क्या बताया? पहले बिंबिसार आया, फिर अजातशत्रु आया, फिर उदयन आया, फिर नागदशक। नागदशक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद कालाशोक, कालाशोक के बाद आया
जो है नंदी बर्मन की हत्या करके कौन बैठ गया? महापद्मनंद। और महापद्मनंद एक प्रतापी राजा था, उसने सबको जीत लिया, आसपास जितना भी हिस्सा था उस समय मगध का सबको जीत लिया था। इसके बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठा जिसका नाम था घनानंद। तो उसका शरीर कोशिकाओं का तो बना ही नहीं था, घमंड का बना था, क्योंकि उसको राज्य अपने पिताजी से जीता हुआ मिला था। और जिन लोगों को चीजें विरासत में मिलती, घमंड उन्हीं के पास होता, जो मेहनत से बनाता है वो घमंड नहीं करता है। तो यही चीज यहाँ पर किसके अंदर थी? घनानंद के अंदर। और घनानंद के यहाँ पर एक तक्षशिला में उस समय पढ़ाने वाले टीचर यानी अध्यापक कौन थे? विष्णुगुप्त, चाणक्य, जिनको कौटिल्य कहते हैं। फिर कौटिल्य के बाद जो है उनका एक शिष्य था। कौन कौटिल्य का शिष्य था? उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उस चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना की। तो आइए आज हम इसी मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद उसके आगे क्या हुआ मौर्य वंश का। तो देखिए शुरू करते हैं। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, फिर मैं आगे बताता हूं। तो देखिए मैं मौर्य वंश पढ़ाने जा रहा हूं। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। और इसका सेनापति कौन था? इसके सेनापति का नाम था कौटिल्य या चाणक्य। क्या नाम था? कौटिल्य या चाणक्य। इसी का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में ये अर्थशास्त्र वो नहीं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ये अलग पुस्तक है। तो चाणक्य एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था और उसके पास ज्ञान का बहुत बड़ा खजाना था। और उसने क्या किया था? अगर भारत में अभी तक कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ था, उसके पीछे पूरा पूरा हाथ किसका था? चाणक्य का। अगर चाणक्य ना होते तो उस समय सिकंदर भारत में आक्रमण कर करके भारत को बहुत नुकसान पहुंचा चुका होता, क्योंकि सिकंदर ने पूरे उधर जितना भी चीजें उस समय हमें ज्ञात थी, जितने भी देश ज्ञात थे, उन सबको आक्रमण करके कब्जा लिया था। अगर चाणक्य ना होते तो यहाँ पर ये कब्जा हो चुका होता। तो चाणक्य की वजह से अभी तक कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं आया। मैंने भी अभी तक पढ़ाया कि अपने पिता को मारकर बैठे, कोई अपने सेना या राजा को मार करके उसके सेनापति बैठे, कोई भी बाहरी आक्रमण अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य आ चुका है। 3 साम्राज्य खत्म हो गए। पहला कौन सा? हर्यक वंश, जिसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार माना जाता है। दूसरा शिशुनाग वंश बताया, फिर मैंने नंद वंश बताया। नंद वंश का अंत किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और इसने किस वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसको दहेज में अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिला था। तो इसकी कहानी अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा कैसे उसको दहेज में मिला। चंद्रगुप्त को जब पता चला, सेल्यूकस, सुनिएगा ध्यान से, चंद्रगुप्त को पता चला जब सेल्यूकस आ रहा है आक्रमण करने, क्योंकि सेल्यूकस उस समय जो किसका सेनापति था? सिकंदर का। लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस बना और उसने पुनः आक्रमण किसके ऊपर कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय लगभग पूरे मगध को, ये हिस्सा लगभग मगध हुआ करता था, इसको पूरा जीत लिया था। सिर्फ कलिंग वाला हिस्सा बाकी था। कलिंग का आज वास्तविक नाम क्या है? उड़ीसा है। कलिंग का क्या नाम है? उड़ीसा। कलिंग क्यों प्रसिद्ध है? तो पेपर में कई बार पूछा गया है। तो कलिंग जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कलिंग में हाथी वगैरह ज्यादा मिलते हैं। तो जब उसने आक्रमण कर दिया, किसने? सेल्यूकस ने। किसके ऊपर? चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। तो इसके पास इतनी अच्छी सेना थी कि उसने उसको परास्त कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि जब ये हारने लगा सेल्यूकस, तो इसने अपनी पुत्री को चंद्रगुप्त के आगे कर दिया। तो चंद्रगुप्त ने उससे विवाह कर लिया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त ने उससे विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद इन लोगों में संधि हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन उसने आक्रमण क्यों किया था? जब चंद्रगुप्त को पता चला कि सेल्यूकस उससे हाथी ले जाना चाहता है यहाँ कलिंग से, तो उसने 500 हाथी उनको भेंट में दिए थे। और उसने क्या किया? जब अपनी पुत्री का विवाह इनसे किया, तो उस समय इरिस्तान और जो है एक नाम और था पाकिस्तान का, दूसरा कुछ उस समय याद नहीं आ रहा, मैं आएगा तो अभी मैं बता दूंगा। तो इरिस्तान यानी उसका आज वास्तविक नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को दहेज में किसको दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो जो आज पाकिस्तान वाले कहते हैं कश्मीर हमारा है, उनसे पूछो जब दहेज में खुद मिले थे तो कश्मीर कैसे हो गया उनका। तो आइए अगर हम बात करें तो उस समय
चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत अच्छा शासन था, बहुत अच्छा राजा था, उसने बहुत सारे कार्य अच्छे सराहनीय किए। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ एक बाहर से राजदूत आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, उसमें बताया था चंद्रगुप्त एक प्रतापी राजा है, उसके जैसा कोई राजा नहीं है, वह दूसरे लोगों का सम्मान करता है, दूसरे राजाओं का भी सम्मान करता है, दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता है। ये किसने बताया? ये इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई, किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। ठीक है, अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आया तो बताइए। इसके आगे हम आपको बताना चाहेंगे चंद्रगुप्त ने जो है जैन धर्म को अपना लिया। किस धर्म को चंद्रगुप्त ने अपना लिया? जैन धर्म। तो चंद्रगुप्त का धर्म कौन सा था? जैन। लेकिन वो किसी भी धर्म के अन्याय नहीं करता था। जैन धर्म को अपनाया, लेकिन वो कहता था मेरी प्रजा है, जिसके पास जैसा धर्म है वो वैसा रहेगा, जरूरी नहीं कि मैं जैन धर्म का हूं तो मेरी प्रजा भी जैन धर्म अपनाए। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब फिर बताते हैं आगे क्या हुआ। राजा के पास यहाँ पर सप्तांग सिद्धांत भी दिए गए, उस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद कुछ समय बाद सन 298 ईसा पूर्व, कब? सन 298 ईसा पूर्व, यानी इसको इंग्लिश मीडियम वाले बीसी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट। कहने का मीन्स हो गया, तब इसने श्रवण बेलगोला में, कहां पर मृत्यु कहां हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की? श्रवण बेलगोला। क्या नाम है? श्रवण बेलगोला। ये कहां पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। इस समय कहां पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में इसने अपने श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए थे। किस विधि से प्राण त्यागे? संलेखना विधि से। प्राण किस विधि से त्यागे थे? संलेखना विधि से। संलेखना विधि होती है एक ऐसी विधि है, कुछ ना खा पी करके कुछ दिन तक ऐसे पड़ा रहता है और कुछ समय बाद उसके प्राण निकल जाते हैं। अब जब इसने इस विधि से प्राण त्याग दिए तो उस समय वहां नेतृत्व कौन कर रहा था? जैन धर्म का भद्रबाहु नेतृत्व कर रहे थे। तो जैन धर्म का उस समय नेतृत्व कौन कर रहे थे? भद्रबाहु। ठीक, तो यहां तक उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सेनापति कौन था? चाणक्य। इसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य भी है। उसने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। इसके बाद इसका धर्म कैसा है? जैन धर्म। अब इसकी मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहां पर हुई थी? श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक में पड़ता है। प्राण किस विधि से त्यागे थे? संलेखना विधि से। उस समय जो है जैन धर्म का नेतृत्व कौन कर रहा था? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु ने जब नेतृत्व किया तो इसका प्रमाण कहां पे मिलता है? तो विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। तो कौन सी पुस्तक लिखी है? मुद्रा राक्षस। और उस मुद्रा राक्षस में इसका वर्णन किया गया है कि सन 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो इसके आगे हम बताएंगे फिर क्या हुआ। चंद्रगुप्त का एक बेटा था जिसका नाम था बिंदुसार। देखिए ये कौन है? बिंदुसार। और जो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। तो कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चंद्रगुप्त का बेटा कौन हुआ? बिंदुसार। तो अभी हम आपको बिंदुसार के बारे में पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं। तो देखिए हम आप लोगों को बता चुके हैं चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आया। कौन था? उसका नाम था बिंदुसार। तो बिंदुसार भी एक अच्छा राजा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो इसके पिता थे उसने इसको सब कुछ विरासत में दिया था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, विरासत में मिली हुई चीजें हमेशा ज्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि जो आदमी अपनी मेहनत से बनाता है वो ज्यादा दिन चलती है। तो बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है बिंदुसार किस संप्रदाय को मानने वाला था? तो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। तो देखिए बिंदुसार के समय में एक सीरिया के राजा थे। सीरिया के राजा क्या नाम था? एंड्रोकोटस। सीरिया के राजा का नाम क्या था? एंड्रोकोटस। तो एंड्रोकोटस ने अपना एक राजदूत भेजा। किसको भेजा? अपने एक राजदूत को भेजा। किसने भेजा? सीरिया के राजा। मैं लिख दे रहा हूं यहां, सीरिया के राजा कौन थे? एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस। ठीक, इन्होंने एक राजदूत को भेजा। तो देखिए राजदूत क्या होता है? राजदूत एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके राज्य में आता है, राज्य के बारे में जानकारी करता है, घूमता है और उसके बारे में जानकारी अपने यहाँ ले जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, राजदूत और गुप्तचर में अंतर होता है। गुप्तचर होगा तो पकड़ जाएंगे और पकड़ जाने के बाद फांसी भी दी जा सकती है गुप्तचर को, लेकिन राजदूत ये ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि राजदूत को पूरी व्यवस्था दी जाती है। अब मान लो पाकिस्तान से कोई राजदूत आ जाए और उसको कहीं घूमने जाना जामा मस्जिद, तो उसके साथ सिक्योरिटी जाएगी।
अकेले नहीं घूमने चला जाएगा, अकेले जाएगा दिल्ली वाले कहेगा ये देखो जा रहा है इसको पकड़ के लाओ। तो राजदूत अपनी इच्छा अनुसार आते हैं और उनको सम्मान, उनको पूरा अधिकार दिया जाता है, वो जो कुछ देखना घूमना चाहते हैं उनके साथ पूरी सुरक्षा रहती। तो वही बताया कि बिंदुसार के समय में यहां पर कौन आया, सीरिया के राजा एंडोकोटस का एक राजदूत आया, उसका नाम था, पता है क्या, उसका नाम था डाइमेकस। क्या नाम था, डाइमेकस। सीरिया के राजा एंडोकोटस ने किस राजदूत को भेजा था, डाइमेकस को। ध्यान रखिएगा, डायनासोर मत लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या नाम है, डाइमेकस। अब डाइमेकस से बिंदुसार ने पूछा ये बताओ तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छी चीज क्या है। भाई हमारे यहाँ भी कोई लोग आता है, दूर से आया है, दूसरे राज्य से आया, शहर से आया, तो लोग पूछते क्या तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा अच्छी फेमस चीज क्या है। तो वही तो बिंदुसार ने इससे पूछा, तो उसने बताया हमारे यहाँ एक मीठी शराब और अंजीर और दार्शनिक पुस्तक यानी दर्शन शास्त्र फेमस है। तो बिंदुसार ने कहा तो हमें इसका जो है, हमें ये सब चाहिए। तो देखिए सीरिया के राजा ने, एंडोकोटस ने मीठी शराब भेज दी, अंजीर भेज दिए, लेकिन दर्शन शास्त्र यानी दार्शनिकों को देने से मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि शिक्षा हमारे यहाँ जो है सरस्वती का वरदान है, हम शिक्षा का व्यापार नहीं करना चाहते। लेकिन आज हमारे भारत की स्थिति बहुत खराब है, कोई अच्छा सा पढ़ जाता है तो विदेशों को भाग जाता है, क्योंकि वो लोग शिक्षा का महत्व तो समझते नहीं। अपने भारत में रहें तो आज हमारे इसरो को फायदा हो, ना कि नासा को देखा जाए। अगर नासा में अपने वैज्ञानिकों का प्रतिबंध लगा दिया जाए तो नासा अपने आप पीछे हो जाएगा, इसरो आगे हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ कोई पढ़ेगा, यहाँ विदेश नौकरी करेगा जाके विदेश में। तो उस समय देखिए कितना बुद्धिजीवी राजा था एंडोकोटस, उसने दार्शनिक को देने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था शिक्षा का प्रसार समय तक सीमित रहना चाहिए, ज्यादा दूर तक जाएगा तो हमारे देश को नुकसान होगा। लेकिन आज हमारे देश वाले नहीं समझते। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर डाइमेकस ने भेज दिया। फिर उसी समय कुछ समय बाद कश्मीर में विद्रोह हो गया। क्या हो गया, कश्मीर में विद्रोह हो गया। कश्मीर विद्रोह हो गया। कश्मीर जब विद्रोह हो गया तो इस समय बिंदुसार का एक पुत्र था सुसीम। क्या नाम था, सुसीम। सुसीम को भेजा गया। तो देखिए ऐसे नक्शा था, ये लोग यहाँ रहते थे और ये इसका दूसरा, पहला बेटे का नाम सुसीम था जो बड़ा बेटा था, और दूसरे का नाम था अशोक। अशोक का मतलब होता है जिसको किसी प्रकार का शोक ना हो। क्या मतलब है, अशोक यानी कोई शोक नहीं। तो उस समय अशोक यहाँ पर था, अवंती में। कहाँ पर था, अवंती में। और ये मगध में साम्राज्य यहाँ पर बिंदुसार था, और ये कश्मीर में जब विद्रोह, इस जगह कश्मीर वाला विद्रोह हो गया कश्मीर में, तो ये किसको भेजा गया, सुसीम को। लेकिन सुसीम जो है उस विद्रोह को दबा नहीं पाया और वहां से हार करके चला आया। तब बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा। अशोक उस समय बहुत खूंखार राजा हुआ करता था, किसी प्रकार का दुख नहीं होता था, किसी को मारने में नहीं डरता था। अशोक गया और 2-3 दिन में वहां पर इतना भीषण तलवार चलाई और इतना ज्यादा युद्ध किया, सबको एक तरफ से काट के रख दिया। छोटा बड़ा बच्चा जो कुछ था सब काट के रख दिए। अब अपने बाबूजी से बोला, यानी बिंदुसार से बोला कि अब ऐसा करिए, देखिए हमने सब बराबर कर दिया। क्यों, बोले अब कोई विद्रोह नहीं करेगा। उन्होंने पूछा क्यों, कहते जब सबके सिर काट दिए तो बचा ही कौन जो विद्रोह करेगा। इस तरीके से कश्मीर को जो है उसने विद्रोह समाप्त करके यहाँ पर श्रीनगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की, श्रीनगर की। पाकिस्तान वाले कहते श्रीनगर हमारा है। स्थापना करने वाला अशोक एक बिहारी, और बता रहे हैं जो है पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं जो है कश्मीर हमारा है। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने की थी। ठीक है, अब अशोक ने स्थापना कर दी। तो अब बात करते हैं, तो यहां पर देखा जाए तो अब योग्य कौन हो गया, सुसीम हुआ कि अशोक हुआ। अशोक योग्य हो गया क्योंकि उसने विद्रोह को दबा लिया। तो बिंदुसार के बाद अब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ये लिखा हुआ रफ कर रहे हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में। देखिए अगर हम अशोक की बात करें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया अशोक का क्या अर्थ है, जिसको किसी प्रकार का शोक ना हो। फिर क्या हुआ, अशोक मेन चीज क्या है, राज्याभिषेक होना। तो अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, राज्याभिषेक। तो अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ कब हो गया, तो ये अगर बात करें तो सन 304 ईसा पूर्व के आसपास इसका राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था, 304 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसके राज्याभिषेक होने के समय में कुछ एक घटनाएं, वो लोग कहते हैं कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था। अब क्या सत्य है, इसके पीछे कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन कहते हैं, विद्वानों का मत है। तो क्या कोई 300 भाइयों की लगभग 99 भाइयों को एक कुएं में दफना दिया था अशोक ने।
ये अशोक जो है तब राजा बना। ठीक, अशोक की 5 पत्नियां थी, लेकिन इसकी सबसे प्रिय पत्नी कौन थी? करुआकी। क्या नाम था इसका? कारुआकी। अशोक की प्रिय पत्नी का क्या नाम था? कारुआकी। इसकी वैसे 5 पत्नियां थी। ठीक है, पहले के राजा लोग बहुत शादी करते थे। तो उसके बाद राज्याभिषेक जब हो गया तो सॉरी, अशोक का जन्म हुआ था 304 में, राज्याभिषेक तो 269 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 269। जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में। इसके बाद राज्याभिषेक होने के 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ। और कलिंग युद्ध इतना भीषण था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसमें छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को, जिन्होंने कभी युद्ध के लिए देखा नहीं सुना नहीं, उनको तक काट दिया गया था, सब काट मार दिए गए थे। अशोक उस समय इतना दुखी हो गया, तब से उसने युद्ध करना बिल्कुल छोड़ दिया। युद्ध के बीच में ही तलवार छोड़ दी, क्योंकि उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, और इतना भीषण संहार हुआ था। अशोक ने उस कलिंग युद्ध से कभी ना युद्ध करने का प्रण ले लिया। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। फिर उसके बाद अशोक इतना ज्यादा दुखी रहता था कि वो परेशान रहता था। तो उसने अपने भतीजे को देखा, काफी शांत माहौल का है, उससे पूछा इतने शांत क्यों? तो उसने बताया कि हम बौद्ध धर्म से जो है मानते हैं, इसलिए हम इतने शांत हैं, और युद्ध नहीं करना, ये वो करना, तमाम समझाया अशोक ने। तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे मिली? तो उसके भतीजे से मिली। भतीजे का नाम क्या था? निग्रोथ। भतीजे का क्या नाम था? निग्रोथ। अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे मिली थी? निग्रोथ। निग्रोथ कौन था? उसका भतीजा था। ठीक, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो शिक्षा उसने बौद्ध धर्म की ली थी उपगुप्त से। किससे ले ली थी? उपगुप्त से। ठीक है, अशोक एक बहुत अच्छा राजा था, बहुत शक्तिशाली था। इसके बाद अशोक के 2 पुत्र, एक पुत्री और एक पुत्र था। अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। अशोक के पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र। पुत्री का नाम था संघमित्रा। इन्होंने श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म को बताया, तभी वहां सिन्हाला धर्म आज भी है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। अशोक वो एक बहुत अच्छा राजा था, वो अपनी प्रजा का सम्मान करता था, और लेकिन उसके सामने कोई प्रजा विद्रोह नहीं करती थी, क्योंकि पता थी कि उसको पता था प्रजा को कि इन हाथों ने तलवार चलाना छोड़ा है, लेकिन भूले नहीं हैं, इसलिए कोई विद्रोह नहीं करता था। दूसरी बात, अशोक सर्वधर्म समभाव को मानने वाला था, सभी धर्मों को मानता था। उसने कहा था हमारे यहाँ जो पंडित है, ब्राह्मण है, इनको परेशान मत किया जाए। इससे पता चलता वो हिंदू धर्म का भी सम्मान करता था, बौद्ध धर्म को खुद मानता था। और उसने क्या किया? जैन धर्म के लोगों के लिए भी कार्य किया, और तमाम चीजें उसने ऐसी की जिससे यह पता चलता है कि अशोक सभी धर्मों का सम्मान करता था। दूसरी बात अगर बात करें, अशोक ने अपने शिलालेख जो है एक भाषा में नहीं लिखे, सभी भाषाओं में लिखे। अशोक को यह पता था कि अगर हम जहां पर बंगाली बोली जाती तो बंगाली में ही लिखेंगे तो लोग समझ पाएंगे। तो इस तरीके से उसने पाकिस्तान में जैसे खरोष्टी, और भारत में उस समय ब्राह्मी लिपि चलती थी, तो ब्राह्मी लिपि भारत में लिखी। अफगानिस्तान में जो है आर्माइड लिखी। और मिस्र की बात करें तो मिस्र में उसने ग्रीक भाषा में लिखवाए अपने शिलालेख। अशोक के बहुत दूर दूर तक शिलालेख मिलते हैं। अशोक एक बहुत प्रतापी राजा था, लेकिन अशोक के शिलालेख दूर दूर मिलते, सभी जगह अशोक नहीं लिखा था। तो अशोक को 3 नामों से जाना जाता है। पहला एक प्रियदर्श, दूसरा अशोक, और तीसरा अशोक ने जो अपना नाम बताया था उसको कहते कलिंग सम्राट। इस 3 नामों से जाना जाता है। और कलिंग युद्ध की जानकारी जो हमें मिलती है वो हाथी गुफा से मिलती है। कहां से मिलती है? हाथी गुफा से मिलती है। अशोक उस समय इतना जानकार राजा था, उसने जो है महिला महामात्र की स्थापना की। ये क्या होता है? जैसे आज के समय में महिला आयोग है महिलाओं की समस्या सुनने के लिए, उसने उस समय भी एक अधिकारियों का आयोग बना दिया था जो महिलाओं की समस्या सुनता था। हर किसी के लिए अलग अलग आयोग बनाए। उसको काफी अच्छा राजा था, और उसको शिलालेख पसंद थे। अच्छा, उसने शिलालेख लिखने का जो तरीका है, प्रेरणा किससे ली थी? तो अभिलेख लिखने की प्रेरणा जो है उसने डेरियस से ली थी। ये एक मिस्र का राजा था। डेरियस कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। उस डेरियस से इसने अपने शिलालेख लिखने की प्रेरणा ली। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए, उनको सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो ये उसको सबसे ज्यादा जेम्स प्रिंसेस को जाता है। जो सबसे पहला श्रेय अशोक के शिलालेख पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेस को जाता है।
तो राजस्थान में एक शिलालेख है जहां पर साफ साफ लिखा है मैं प्रियदर्श अशोक। तो अशोक का दूसरा नाम प्रियदर्श है। ये कहां से पता चलता है? राजस्थान के एक शिलालेख से। फिर दूसरी बात करें, अशोक ने एक गया नामक स्थान पर, बिहार में एक गया स्थान पड़ता है, वहां पर एक बराबर जगह का नाम बराबर है लेकिन वहां पर पहाड़ है, नाम जरा जगह का बराबर है लेकिन है ऊंचा नीचा। तो वहां पर उसने जो है आजीवक संप्रदाय को वो जगह सौंप दी थी। वहां पर एक भव्य 4 गुफाएं बनाई। उस गुफाओं के नाम थे सुदामा, करण और क्या कहते हैं चौपड़ा और विश्व झोपड़ी। ये 4 जो है गुफाएं बनाई। तो अशोक द्वारा जो है गया में कौन कौन सी 4 गुफाएं बनाई थी बराबर जगह पर? पहली मैंने बताई सुदामा, दूसरी करण, तीसरी चौपड़ा और चौथी जो है विश्व झोपड़ी। तो इस तरीके से अशोक ने अपना साम्राज्य पूरा किया। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इसके आगे का साम्राज्य जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।